बिलावल का इफ्तार डिनर शहर इक़्तिदार सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, आफताब शेरपाव, हासिल बजीजो और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। असफंदियार बनी, महमूद अचकजई, सिराजुल हक शरीक न हुए। फजलुर रहमान ताखीर से पहुंचे। इफ्तार डिनर के बाद मुशावरती इजलास, हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर गौर। अपोजिशन रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल। बिलावल भुट्टो ने मरियम की सरबराही में वक्त का दरवाजे पर इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज के कंधे पर हाथ रखकर बिलावल से गले मिलवाया। इफ्तार डिनर के दौरान मरियम और बिलावल साथ साथ बैठे। बिलावल और हमजा के दरमियान में हासिल बजिंजो को सीट मिली। जरदारी, शाइथा खान अब्बासी और आफताब शेरपाव दूसरी तरफ राजमान हुए। इमरान खान की मुखालफत में जो सियासी जमातें इकट्ठी होकर अफ्तारी के नाम पे शरपसंदी और शरंगेजी करने जा रही हैं, इंशाल्लाह इस अफ्तारी का स्वाब भी इमरान खान को मिलना है। आपको किस चीज ने इकट्ठा किया है? आपकी बेईमानियों ने इकट्ठा किया है। लॉन्ग मार्च हो सकता है, लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन की इफ्तार पार्टी को करप्ट टोले का इकट्ठ करार दे दिया। बोले, बिलावल और मरियम की मुलाकात पर हैरत नहीं। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकाबाद ने कहा, सियासी बहरूपियों को अवाम का दुख है न दर्द। इफ्तार डिनर अब्बू की करप्शन बचाओ मुहिम है। शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च नहीं, लॉन्ग मार्च होगा। करप्शन बचाने के लिए लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का गैर फितरी इत्तेहाद होने जा रहा है। वजीर इत्तलाआत पंजाब शमशान बुखारी का रद्द अमल। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल बोले, अली बाबा 40 चोर एक दस्तरखान पर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इकट्ठे हो गए। जिसने 9 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, भिखारी बना दिया, गोया कभी इतनी गिरावट का शिकार नहीं हुआ। और जो शख्स जब डॉलर 35% गिरा तो उसको कहने लगा कि मीडिया से मुझे पता लगा कि अपना जो है डॉलर गिर गया है, मैं गवर्नर स्टेटमेंट कहूँ कि आइंदा के बाद मुझे पूछे। ऐसा बंदा पाकिस्तान का हुआ तो मैं, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की आज। इमरान खान खिलाड़ी नहीं, खलंडरा है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नियासी साहब, कारकर्दगी बेहतर करें या माफी मांगकर घर जाएं। मईशत तबाह और कौम रो रही है। अपोजिशन अब इकट्ठी ना हुई तो कौम माफ नहीं करेगी। हमजा शहबाज की तनकीद। मौला बख्श चांडियों ने कहा, जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया। खौफजदा हुक्मरानों के इफ्तार डिनर से खौफ आ रहा है। तीर के निशान पे वोट डाला इमरान खान के लोगों ने। खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते। मियां साहब, शेर डीजल पर नहीं चलता। सियासी जमातों की दोहरी पॉलिसियां, माजी के दुश्मन आज के दोस्त। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन की एक दूसरे पर तनकीद और सख्त बयानात किसी से ढके छुपे नहीं। शरीफ बरादरान जरदारी के खिलाफ, जबकि बिलावल शरीफों के खिलाफ बोलते रहे। जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ जो है वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आज वो अरेस्ट होते हैं, सुबह पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं। हफ्तों ऐसा होता रहा कि आपने तफ्तीश को सबोताज करने के लिए ये सब कुछ होता। कुछ लोग आर्जी रिलीफ मिलने के बाद जब बाहर तशरीफ लाते हैं, खुशी होती है क्योंकि बिल्कुल पाशी भी की जा रही है, सोने के ताज भी पहनाए जा रहे हैं। इस पे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनका ये कहना कि जी नैब पहले इंक्वायरी करे फिर अरेस्ट करे, ये 100% गलत है। करप्ट सियासतदान गिरफ्तार हो तो असेंबली और कमेटी इजलास बुला लेते हैं। तफ्तीश करें तो कहते हैं नींद आ रही है। आरसी रिलीफ पर हार पहनने वाले जान लें, जमहूरियत आपके अमाल की वजह से खतरे में है। जिनका नाम ईसीएल में नहीं था वो मुल्क से भाग गए। हुकूमत नैब ज़दा लोगों को ओहदे ना दे, चेयरमैन नैब की अपील।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाज़रीन, ईद के बाद चलने वाली सियासी फिल्म का ट्रेलर आज ही जारी हो गया। बात अपने मफादात की आई तो बदतरीन सियासी मुखालिफिन भी इकट्ठे हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर मरियम नवाज सियासी इफ्तार डिनर में शरीक हो गई। मुलाकातों के अदवार भी चले। अपोजिशन रहनुमाओं में क्या मामला तय पाए ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मगर इस इज्तिमा में शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज तीसरे खिलाड़ी बनते नजर आए। मरियम नवाज की क़ियादत में हमजा शहबाज कितने मुतमईन थे, उनके चेहरे के तासुरात सारी कहानी बयान कर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की मुश्तरका बैठक। इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो के सियासी इफ्तार डिनर पर साबिक सियासी हरीफ इकट्ठे हो गए। मरियम नवाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द इफ्तार डिनर में शरीक हुआ। इफ्तार के बाद मुलाकातों के दौर भी चले। इस इफ्तार डिनर में जहां मरियम नवाज मरकज़े निगाह बनी रहीं, वहां शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ तीसरे खिलाड़ी के तौर पर नजर आए। आज होने वाले इस सियासी इज्तिमा से नून लीग के मुस्तकबिल का खाका भी वाज़े हो गया। साबित हो गया कि आने वाले वक्त में मरियम नवाज ही नून लीग को लीड करेंगी, जबकि उम्र में छोटे मगर सियासत में मरियम नवाज से ज्यादा तजुर्बा रखने वाले हमजा शहबाज का किरदार जूनियर खिलाड़ी वाला ही रहेगा। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की बराबर वाली निशस्त पर बराजुमान थी, जबकि हमजा शहबाज को तीसरे नंबर पर निशस्त दी गई। नागवारी हमजा शहबाज के चेहरे पर आया थी। मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव, मीर हासिल बजिंजो, मोहसिन दावड़, लियाकत बलोच समेत कई अपोजिशन रहनुमा भी इफ्तार डिनर में शरीक हुए। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का ये इज्तिमा क्या रंग लाता है, इसके लिए ईद तक का इंतजार करना होगा। और मरियम नवाज जरदारी हाउस पहुंची तो बिलावल भुट्टो ने मेहमान का खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे का हाल भी पूछा। मरियम नवाज के साथ हमजा शहबाज थे, मगर बिलावल भुट्टो की हमजा शहबाज पर नजर न पड़ी। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज को हाथ पकड़ के आगे किया और यूं बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज का भी हाल पूछ लिया। नाज़रीन, आप ये मनासिर देख रहे हैं, ये उस वक्त के मनासिर हैं जब दोनों पहुंचे हैं इफ्तार डिनर में जरदारी हाउस में। मरियम नवाज और उनके साथ खड़े हैं हमजा शहबाज। मरियम नवाज मिली बिलावल भुट्टो जरदारी से और फिर बाजू पकड़ा हमजा शहबाज का, उनको आगे किया और बिलावल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज बगलगीर हुए और एक दूसरे का हाल चाल पूछा। ये सियासी इफ्तार डिनर था या गैर सियासी इफ्तार डिनर, ये मुअम्मा तो हल हो चुका है। हुकूमत ने अपोजिशन के इज्तिमा को अब्बू बचाओ मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, आज नूरा कुश्ती का इख्तिताम हो गया। मजीद कहा, पैसे बचाने के लिए चोर इकट्ठे हो गए। शेख रशीद ने अकट को चोरों की संडे मार्केट करार दे दिया। एक दूसरे के साथ जो पेट फाड़ के पैसे निकालने के दावे थे, जो एक जरदारी सब पे भारी था, जो चोर चोर के नारों से सियासी जलसों में फजा गूंजती रहती थी, एक दूसरे के बयानिए के साथ गुत्थम गुत्था दोनों क़यादतें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ अमल थी। आज इमरान खान की मुखालफत में जो सियासी जमातें इकट्ठी होके अफ्तारी के नाम पे शरपसंदी और शरंगेजी करने जा रही हैं, इंशाल्लाह इस अफ्तारी का स्वाब भी इमरान खान को मिलना है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके बंदों के लिए या स्वाब के लिए नहीं, ये अफ्तारी की बुनियाद ही शरपसंदी है। ये गैंग ऑफ 5 हैं, ये इस मुल्क के 5 बड़े डाकू हैं, जिसमें नवाज, शहबाज और जरदारी शामिल हैं। ये गैंग ऑफ 5 ने इस मुल्क को बचाया है। और अगर कोई ये समझता है कि ये मुल्क जो है इसको खतरा है, मुल्क को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अजीम फौज मौजूद है और पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान पे जान देना जानते हैं। और ये सारे लीडर पछताएंगे। यहाँ से भागने के लिए कहते हैं हम पेमेंट देते हैं, लंदन जाते हैं तो कहते हैं नहीं देते हैं, कर दो जो कुछ करना है। और डाकू, लुटेरे, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, नॉनसेंस, एक्स्ट्रावेगेंट, बल्कि मैं स्टूपिड भी कह देता हूँ, जो करना कर लो।
पूरा तोड़े का तोड़ा जो है वहाँ इकट्ठा हो रहा है, टोकरा जो है गंदे अंडों का। और इनको पूछो इनकी क्या चीज मुश्तरक है। मेरा एक ही सवाल है, आपको किस चीज ने इकट्ठा किया है? आपकी बेईमानियों ने इकट्ठा किया है। लॉन्ग मार्च हो सकता है, लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। माजी के हरीफ आज के हलीफ बनकर साथ चलने को तैयार है, मगर नैब और करप्शन एक साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने 2 टोक पैगाम दे दिया। मजीद कहते हैं कि नैब किसी धमकी, किसी खौफ की परवाह नहीं करता। वो दिन बीत गए जब नैब को हुकूमत या कोई इदारा अहकामात सादर करता था। या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। नैब और मैशियत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने आसिफ सरदारी के सवाल का जवाब दे दिया। कहते हैं नैब और मैशियत साथ साथ चलते आए हैं और चलते रहेंगे, मगर नैब और करप्शन एक साथ नहीं चल सकते। ये बड़ा बुलंद बांग दावा है कि जी नैब और मैशियत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मैशियत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। IMF से मुआहदा हुकूमत का काम था। आप ये बताएं कि डॉलर की कीमत बढ़ना, IMF से मुआहदा करना और उसके माबाद असरात, इसमें नैब का क्या कसूर है? चेयरमैन नैब बोले, आज तक कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जब मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होता। किसी बिजनेसमैन को हिरासा नहीं किया, बिजनेस कम्युनिटी को तलब नहीं करेंगे, उन्हें सवालनामा भिजवाया जाएगा। हमारा काम तो बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और हम बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमने किसी बड़े बिजनेसमैन को न कभी हरासा किया, न कभी हरासा करने की पॉलिसी रही है। लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जहाँ 5,000 रुपये लगने हों, वहाँ अगर 50 लाख रुपए लगें तो क्या नैब खामोश तमाशाई बना रहेगा? चेयरमैन नैब का कहना था कि अगर किसी के घर से करोड़ों रुपए निकलें तो नैब क्या करे? एक फालूते वाले की करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो तो क्या नैब खामोश रहे? इतना करोड़ों रुपए का लेन देन ये किस तरह हो रहा है? अगर एक फालूदे वाले या एक रेडी वाले या एक छाबड़ी वाले के अकाउंट से 2 अरब, 2.5 अरब, 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हो तो आपके ख्याल में नैब को बल सिर्फ खामोशी से रहना चाहिए कि किसी की पगड़ी न उछल जाए? चेयरमैन नैब ने कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, नैब की वजह से खौफजदा है। ब्यूरोक्रेसी रीढ़ की हड्डी है, कैसे हो सकता है नैब बिलावजह तंग करे? नैब ने आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होता या मुल्क की मईशत पर किसी भी एतबार से असरअंदाज होता। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब कोई बाहर से आया इदारा नहीं, मुल्क का अपना इदारा है। नैब किसी धमकी, खौफ की परवाह नहीं करता। वो दिन गुजर गए जब नैब को हुकूमत या कोई इदारा अहकामात सादिर फरमाता था। आपका क्या ख्याल है कि नैब कोई बाहर से आया हुआ इदारा है? नैब एक इंसान दोस्त इदारा है, नैब का अपना इदारा है। नैब हर वो कदम उठाएगा जो मुल्क के मफाद में होगा। किसी डर, किसी खौफ, किसी धमकी, किसी असर रसूख की कोई परवाह न कभी पहले की थी न कभी आइंदा करूं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह किया कि हर सूरत मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। अवामी ओहदा रखने वाले से हिसाब जरूर मांगेंगे, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। बोले, नैब किसी रुकने असेंबली, सेनेटर या अवामी ओहदा रखने वाले से पूछने का हक रखता है। मजीद कहा, कुछ लोग मुल्क से क्यों भागे? उनको मालूम हो गया था कि अब कोई राह फरार नहीं रहा। जहाँ 5,000 रुपए लगने हो, वहाँ अगर 50 लाख रुपए लगे तो क्या नैब खामोश तमाशाई बना रहेगा? नैब मुद्दबाना ये नहीं पूछेगा ये क्या हुआ, और क्या मुद्दबाना ये सवाल करने से पगड़ियाँ उछल जाती? एक आदमी MPA, MNA या सेनेट का रुकन है तो मतलब नैब कानून के मुताबिक उनसे पूछ सकता है कि जी आपकी जो TTs हैं इनकी क्या बुनियाद है, इनकी क्या लीगलिटी है, इनके पीछे कौन सी लीगल सेंटिटी है? ये जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, ये आपने कहाँ से लिए, कहाँ से कमाए? वो असहाब जो फूलों के हार पहनकर ये नैब को कंडेम करते हैं और साथ फरमाते हैं कि जी नैब पहले सबूत दे, उसके बाद हमें अरेस्ट करे। नैब के पास सबूत होते हैं, सबूत होने के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। अगर नैब के पास सबूत न होते तो कई लोग इस वक्त मुल्क से भाग नहीं जाते, वो मुल्क में मौजूद रहते, वो अदालतों को फेस करते, वो नैब को फेस करते। वो क्यों मुल्क से भागे? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। भागने की बुनियादी वजह ये थी कि अब उनको ये महसूस हो गया था कि कोई राह फरार बाकी नहीं है। जिस तरफ जा रहे थे सामने नैब मौजूद थी।
फरार का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि जी हम बाहर चले जाए। और दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में हमने बाकायदा हुकूमत को लिखा कि जी इनके नाम ECL पे रहने चाहिए, उनके नाम ECL में नहीं रहने दिए गए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास नहीं, आज वो अरेस्ट होते हैं, सुबह पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मुस्लिम्स कनेक्ट के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में एक इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा के बारे में शऊर उजागर करना था। तकरीब में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए फंड रेजिंग भी की गई। मजीद अहवाल जानते आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। मस्जिद अक्सा कुरार्ज पर मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है। बरतानिया से हर साल हजारों की तादाद में मुसलमान इसकी जियारत के लिए जाते हैं, लेकिन इसराइली अफवाज की मुदाखलत की वजह से वो इससे महरूम रह जाते हैं। मुस्लिम्स कनेक्ट तंजीम की चेयरपर्सन शरीन महमूद ने मस्जिद अक्सा के बारे में आगाही देने के लिए इफ्तार डिनर का इनकाद किया, जिसमें बर्मिंघम बर से खवातीन और हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका को मस्जिद अक्सा के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ब्रिटिश पाकिस्तानी नातुआ अहमद रुबानी ने नात सुनाकर हाजरीन पर वजह तारी कर दिया। तेरे बंदे हैं फिर दिखा दे हरम, तेरे बंदे हैं हम पे कर दे करम, तेरे बंदे हैं हम, तेरे बंदे हैं हम। तकरीब में ह्यूमन अपील के ज़रिए एहतमाम ज़हीर खान और सईद अली ने फ़लस्तीन और गजा के लिए फंड रेजिंग भी की, जिसमें खवातीन और हजरात ने दिल खोलकर अतियात दिए। इस मौके पर शरीन महमूद, अहमद रुबानी, फैसल, आसिया हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा के बारे में लोगों के जहनों में था कि हम वहाँ नहीं जा सकते, जिसके लिए ज़रूरी था कि हम लोगों को असल सूरत हाल से आगाह करें ताकि बरतानवी मुस्लिम फैमिलीज मस्जिद अक्सा की ज़ियारत कर सकें। Masjid Al-Aqsa to raise awareness and revive some love for our forgotten masjids. There's so many of us that travel out to Umrah and to Makkah and Medina, and Masjid Al-Aqsa in Palestine, in Jerusalem, not that many people go. So what we're trying to do is we're trying to raise awareness that actually for us, alhamdulillah, as British passport holders, it's quite relatively easy and safe for us to travel to Masjid Al-Aqsa. Salam alayka ya Rasool, salam alayka, salawatullah alayka ya Habib, salam alayka ya Nabi, salam alayka ya Rasool, salam alayka। में भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं रिलीफ के साथ, और ज़हीर खान का भी बहुत शुक्रिया अदा करना। इस मकसद के लिए किया गया कि मस्जिद अक्सा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खासतौर पर ख़वातीन को अवेयरनेस दी जा सके, ताकि जो लोग यहाँ पर बहुत इस बात से फ्राइटन है कि मस्जिद अक्सा तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये खतरा महसूस होता है कि अगर वो मस्जिद अक्सा में जाते हैं, वहाँ का विजिट करते हैं, तो उनकी जिंदगियाँ जो है वो सेफ नहीं है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लीड्स में फलाही इदारे अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चैरिटी डिनर मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए और मुसीबत ज़दा अफराद के फलाह बहबूद के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट। अल्लाह का महबूब है रहमतुल लिल आलमीन, है रहमतुल लिल आलमीन, सल्लु अलैहि वालैहि। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लीड्स में पहली बार चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब से हिताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में चेयरमैन अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इंसानियत की खिदमत में सबसे आगे है। इस वक्त 88,000 से ज्यादा लोगों की आंखों के ऑपरेशन करके उनकी बिनाई वापस लाई जा चुकी है, जबकि रवां साल बिनाई से महरूम 1 लाख से ज्यादा अफराद के ऑपरेशन किए जाएंगे। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट वो चैरिटी है जो दुनिया भर में 22 ममालिक में काम कर रही है, और हम आँखों के हवाले से जो हमारी कैटरेक्ट सर्जरी का प्रोजेक्ट है 88,000 पीपल को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नूर अता कर चुके हैं उनको, और ये अल्लाह का फजल करम है। 88,000 पीपल के ऑपरेशन मुकम्मल हो चुके हैं, और हमारा टारगेट है दिसंबर से पहले 1 लाख लोगों तक पहुँचेंगे।
साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स कौंसल मोहम्मद इकबाल, मुमताज मजहबी स्कॉलर कारी आसिम, चेयरमैन तंजीम मसाजिद लीड्स अलहाज अरशद खटाना, कौंसलर मोहम्मद रफीक और दीगर का कहना था कि अल-मुस्तफा ट्रस्ट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मशरक़ वस्ता और म्यांमार में दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। ये इनका जो पुरानी तारीख, हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सामने है कि बेशुमार लाखों आदमियों की आंखों के इलाज इन्होंने किए हैं और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह है भी बड़ी दलेर और बड़ी जनरस है और ये पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है। आज हम अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की जो चैरिटी की तकरीब है उसमें शामिल हुए हैं। अल-मुस्तफा ट्रस्ट माशाल्लाह 88,000 से लोगों के ज़्यादा लोगों की बिनाई जो है वापस ला चुकी है लोगों के ताउन के साथ, और उसके साथ साथ रोहिंगा मुसलमान जो मजलूम पिस रहे हैं मुसलमान, उनकी मुआवनत के लिए अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट जो है सबसे पहली चैरिटीज़ में से है जो वहाँ पहुँची है। मुस्तफा ट्रस्ट के साथ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ और मुझे जाके वहाँ ऑन ग्राउंड डायरेक्ट लोगों के साथ बात करना, लोगों की खिदमत करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये यकीन है कि जहाँ जहाँ भी अल-मुस्तफा ट्रस्ट जो है वो काम कर रहा है वो अब आम लोगों तक उनकी रसाई है कि वो पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला की जो जितनी हमारी जो है अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हमें, हाथ पाँव आँखें नाक, लेकिन आँखें जो है ना ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो है ना ये जो है ना नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है। इसके बानी को और अल-मुस्तफा ट्रस्ट को सिर्फ इसीलिए प्यार करता हूँ कि ये गरीब लोगों की बड़ी मदद कर रहे हैं। जहाँ भी मुसलमान मुसीबत में होते हैं ये लोग उनकी मदद को पहुँच जाते हैं। हम इन पर फख्र करते हैं। हर मुसलमान को जो भी मेरी आवाज़ सुने उसको इनकी मदद करनी चाहिए, ये इस काबिल है कि इनका साथ दे। हमने दिल खोल कर इनकी मदद की है और मैं बाकी लोगों को भी ये इल्तमास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें। मेनली हमारा ज़्यादातर आई कैंप तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में थ्रू आउट अक्रॉस पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा हम बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक में भी, अफ्रीका के ममालिक भी हैं, बांग्लादेश भी है, गाज़ा भी है, इन तमाम ममालिक में भी हम आई कैंप्स की तहरीक चलाते हैं। अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट ने आज यहाँ पे अफ्तार अरेंज किया है लीड्स में और हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बड़ी कम्युनिटी आई है जिसने हमें सपोर्ट किया है। बिल्कुल ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उन बहन भाइयों को जिनकी उनकी मदद की ज़रूरत है। बहुत अच्छा जो अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट वाले काम कर रहे हैं, ये इंसानियत की खिदमत से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह लोगों को चाहिए कि ऐसे इदारों के साथ भरपूर तामन करें। अल-मुस्तफा ट्रस्ट के चैरिटी डिनर में लीड्स के अवाम ने दिल खोल कर अतियात दिए हैं। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। दावत इस्लामी बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में दावत इस्लामी की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें काउंसलर्स, डॉक्टर्स, उसातिज़ा, पुलिस, इंजीनियर्स और दीगर शोबों में अपनी अपनी खिदमात पेश करने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शाज़ली जोन के निगरान सैयद फजील रजा अत्तारी का कहना था कि माह सयाम की बरकतों और रहमतों से मुस्तफीद होने के लिए ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। दावत इस्लामी की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए उनका कहना था कि ये तंजीम 200 से जायद ममालिक और 107 से जायद शोबाजात में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। ये खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन, प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम करने में सरगर्म अमल है। सैयद फजील रजा अत्तारी, काउंसलर जाकिरुल्लाह चौधरी, काउंसलर बाबर और फैसल मिर्जा का कहना था कि 92 न्यूज़ बरतानिया में कम्युनिटी की आवाज बन चुका है। शुक्रिया 92 का कि वो आए और हमारे ग्रैंड इफ्तार में शिरकत की और इन्होंने हौसला अफजाई फरमाई है और क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है उनको अप्रिशिएट भी किया है। I just want to thank Channel 92 for the coverage today at the Grand Iftar at Fazan Medina. I am the local councillor for Yardley West and Stitchford, so this mosque comes into my ward. 92 न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ पर दावत इस्लामी का जो अफ्तार पार्टी था उसमें आए हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो हालात हैं जैसे कि डिस्कस किए गए हैं, गन क्राइम्स हैं, उसके बाद नाइफ क्राइम है और उसके अलावा बहुत से कम्युनिटी के मसाइल हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मौका है कि यहाँ मिल बैठकर हमने डिस्कस किए हैं हालात और इश्यूज़ और मैं समझता हूँ कि मज़ीद जो है 92 चैनल इसी तरह से अपना किरदार अदा करेगा। हाल ही के अंदर जो एक सहाफ़ी का बेटा भी उसके जद में आया, तो हमें इस मसले को अगर अभी हमने नहीं रोका तो ये बढ़ के एक नासूर बन जाएगा। तकरीब में कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों में असनाद भी तकसीम की गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
برسٹل میں بلال سینٹر کی جانب سے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات تنویر بخاری کی اس رپورٹ میں۔ برسٹل میں بلال سینٹر کی جانب سے منعقدہ گرینڈ افطاری کا آغاز حافظ محمد الطاف نے تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ۔ سینٹر کے چیئرمین طاہر محمود نے قرآنی آیات کا ترجمہ انگریزی زبان میں پیش کیا۔ تقریب میں مسلمان مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام امن، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ تھیگم ڈیبونیئر اور دیگر کا کہنا تھا کہ انہیں گرینڈ افطاری میں شرکت پر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ برسٹل کمیونٹی ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کی مشکل گھڑی میں متحد ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ اسلام کے بہترین تشخص کو بہتر طریقے سے دنیا میں اجاگر کیا جائے۔ گرینڈ افطاری کے اختتام پر اجتماعی طور پر دعا کی گئی۔ لوئٹن جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ میں شان رمضان اور محفل حسن قرات کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ قاری سید صداقت علی تھے۔ تفصیلات دیکھیے افتر بخاری کی اس رپورٹ میں۔ ماہ سیام کے پرمسرت لمحات میں لوٹن میں قرات کی پرنور محفل سجائی گی، جس میں قاری حضرات نے دل نشین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے شرکائے محفل پر وجد طاری کر دیا۔ محفل کے رہرواں قاری سید صداقت علی نے کلام الہی کی تلاوت ایسے پرسوز انداز میں کی کہ سامعین پر وجد طاری ہو گیا۔ پروگرام کے میزبان اہل سنت و الجماعت برطانیہ اور یورپ کے سیکرٹری جنرل علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی نے اپنے ابتدائی خطاب میں کہا کہ جامع اسلام غوثیہ میں ہمیشہ اس طرح کی نورانی محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ہمیشہ لوکل کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ گالی سن کے دعائیں جو دیتے رہے۔ اس موقع پر علماء اکرام سمیت کونسلرز، کمیونٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آخر میں امت کے اتحاد، پاکستان کے استحکام اور کشمیر فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا جلال والاكرام یا الہ العالمین۔ آج کے ہمارے روزے کو، تراویح کو، نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ دبئی میں پاک سرزمین پارٹی UAE کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں PSP رہنماؤں اور کارکنوں سمیت پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانیے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ دبئی کے مقامی ہوٹل میں PSP UAE کی جانب سے پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کے افراد نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء نے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ تقریب کی خاص بات PSP کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا ٹیلی فونک خطاب تھا، جس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو رمضان کی مبارکباد دی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ PSP UAE کے صدر محمد عاطف خان کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی ٹیم میں ریلو کٹے اکٹھے کر لیے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کرکٹ کی مثال بھی دی۔ سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو اور UAE میں رہنے اور بسنے والوں کو رمضان المبارک
اور اس بابرکت مہینے میں ان تمام لوگوں جو پاکستانی کمیونٹی سے اور میڈیا کے لوگ یہاں پہ تشریف لے کر آئے ان تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. ساتھ میں ہاں جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ PSL سے اور پاکستان کرکٹ ٹیم سے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ہم اپنی اسپیچ میں نے بات کی کہ جو پاکستان عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے کراچی کی بالخصوص, یہ میں نے اس کو PSL سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ PSL میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ PSL کے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ جگہوں سے لائے جاتے ہیں اور الگ الگ جگہوں سے کھلائے جاتے ہیں, جن کو جو PSL کا جو آنر ہوگا اس کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا یا نہیں پتہ ہوتا کہ میرا کون سا کھلاڑی کون سے کنٹری سے کون سے شہر سے آیا ہے. اسی طریقے سے میں نے کراچی کی سیاست پہ کراچی کے اوپر یہ بات کی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور PSL سے تشبیہ دی ہے میں نے خان صاحب کی سیاست کو. PSP متحدہ عرب امارات کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری اور عمیر کریم ممبر CEC کا کہنا تھا کہ کراچی کے حالات مصطفیٰ کمال کے ذریعے ہی بدلے جا سکتے ہیں. کراچی کے حالات بدلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ سپورٹ PSP, بیکاز کراچی کے حالات بدلیں گے تو مصطفیٰ کمال کے ذریعے ہی بدلیں گے, بیکاز ہمارا ایک ہی لیڈر ہے اور دوسرا لیڈر اور تیسرا لیڈر سارے لیڈر ایک ہی ہیں اور وہ صرف مصطفیٰ کمال ہے. تقریب کے آخر میں PSP انتظامیہ نے مہمان خصوصی طاہر منیر طاہر کی موجودگی میں بہترین صحافتی خدمات سر انجام دینے والے صحافیوں کو تعارفی اسناد پیش کی, جبکہ 92 نیوز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. سعودی دارالحکومت ریاض کے کنگ عبدالعزیز سینٹر فار نیشنل ڈائیلاگ میں قدیم اسلامک آرٹ کی نمائش اور فورم کا اہتمام کیا گیا, جس میں سعودی عمائدین, مختلف ملکوں کے سفراء اور فن کے دلدادہ افراد شریک ہوئے. عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے. سعودی دارالحکومت ریاض کے کنگ عبدالعزیز سینٹر فار نیشنل ڈائیلاگ میں لیگیسی اسلامک آرٹ کے زیر اہتمام نمائش منعقد ہوئی. کریٹر فیصل السعودی کا کہنا تھا کہ نمائش میں پوری دنیا سے 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک کے تقریباً 200 قیمتی نوادرات اور آرٹ کے فن پارے رکھے گئے ہیں, جن میں قدیم برتن, زیورات, قدیم اسلحہ اور دیگر اہم اشیاء شامل ہیں. We are here at the Forum of Islamic Art and we grouped from the 7th century to the 19th century a vast variation of Islamic art pieces from Indonesia to Andalusia. So most periods are covered and most countries are covered with different material, from ceramic, woodworks, arms and armors, textile, furniture and metalworks. نمائش کے آرگنائزر سائمہ عزیز نے کہا کہ قدیم اسلامک آرٹ کے حوالے سے یہ نمائش انتہائی اہمیت کی حامل ہے, جس کا مقصد اسلامک آرٹ ورک کو دنیا کے سامنے لانا ہے. سو فرسٹ آف آل تو میں بہت زیادہ تھینک یو کہنا چاہتی ہوں آپ سب کا یہاں پر آنے کے لیے, کیونکہ سعودی عربیہ میں پہلی دفعہ ہم ایسا اسلامک آرٹ کا ایونٹ کر رہے ہیں, انفیکٹ کہ پورے مڈل ایسٹ میں, جس میں 7th سینچری سے لے کر کے 19th سینچری تک اسلامک آرٹ کے پیسز آن ڈسپلے ہیں. دس ایگزیبیشن کمپلیٹلی ہمارا پرسنل انیشیٹو ہے میرے باس کی سائڈ سے اینڈ ہمارے جو کلوز پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے, تاکہ ہم سعودی عربیہ کو پروموٹ کر سکیں ایز دی الٹیمیٹ پلیس فار اسلامک آرٹ. ہم لوگوں نے پیسز یہاں پہ دنیا کے ڈفرینٹ پارٹ سے جمع کیے ہیں, بیکاز ایز یو آل انڈرسٹینڈ کہ اسلام از ریلیجن جو بہت ساری ڈفرینٹ جگہوں سے گزرا ہے, تو وی ہیو ٹرائی ٹو گیدر وہ سارے پیسز فرام الگ الگ جگہیں اینڈ ٹو برنگ دیم ان ٹو سعودی عربیہ ٹو کریٹ دس پرٹیکولر ایونٹ. مختلف ممالک کے سفراء نے بھی نمائش کو خوب سراہا. Congratulate Mr. Faisal and his team because he brought to Riyadh a fresh Islamic art concept in Ramadan time. So thanks to everybody. Maybe I'm wondering why the place is here, not the National Museum, because I think that there should be a chance for more people to see it, to attend, and to know more, to learn more about the Islamic civilization, the culture, the artifacts. So maybe the next time it should be exposed at the National Museum. I am here in the Islamic art exhibition. It's an amazing, outstanding place. You can travel through time, and you can find valuable pieces. It's amazing in one place. Really, I like it. فورم میں انٹرنیشنل اسلامک آرٹ کے ماہر جینیفر اسکارسے, رابرٹ الگوڈ اور جینیفر ویرڈن نے بھی خطاب کیا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.
بحری جہازوں اور تیل کی تنصیبات پر حملے، سعودی عرب نے عرب اور خلیجی ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ان کا ملک جنگ نہیں چاہتا، تاہم اگر جارحیت دکھائی گئی تو وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ سعودی تنصیبات پر حملے، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ خطے کی صورتحال پر غور کے لیے سعودی عرب نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خلیجی ممالک کی قیادت اور عرب ممالک کے سربراہان کو مکتوب بھی ارسال کیے۔ عرب لیگ اور خلیجی ممالک کے سربراہ کانفرنس 30 مئی کو مکہ مکرمہ میں ہوں گے، جس کے بعد 31 مئی کو اسلامی سربراہ اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے واضح کر دیا کہ ان کا ملک جنگ نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سعودی عرب پر جنگ مسلط کی گئی تو وہ اس کا بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ خطے کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کی الفجیرہ بندرگاہ کے قریب سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں تیل پائپ لائن کو اڑانے کے لیے ڈرون حملہ بھی کیا تھا۔ صوفی بزرگ حضرت سچل سرمست کے 198ویں عرس مبارک کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کل مزار پر چادر چڑھا کر تقریبات کا آغاز کریں گے۔ سجاد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ دے اسرار دیارو ہے آگا سرمستانو، زاہد عابد ملا قاضی کردے یار گزشتانو۔ صوفی بزرگ ہفت زبان شاعر سچل سرمست کا سالانہ عرس شروع ہو رہا ہے۔ حضرت سچل سرمست نے خیرپور کے گاؤں درازہ میں آنکھ کھولی۔ آپ کا اصل نام عبد الوہاب تھا، لیکن اپنی صاف گوئی اور پر اثر شاعری کی بدولت سچل سرمست کہلائے۔ صوفی شاعر کو ہفت زبان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو عربی، سندھی، سرائکی، پنجابی، اردو، فارسی اور بلوچی زبان پر عبور حاصل تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ چادر چڑھا کر افتتاح کریں گے۔ گدی نشین نے مزار کو ارکے گلاب سے غسل دیا۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد مزار پر پہنچنا شروع ہو گئی۔ صوفی بزرگ پرسوز سر بکھیر کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی عوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سجاد علی، 92 نیوز، خیرپور۔ 9 PM پرائم ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے باوسوق ویب سائٹ 92newshd.tv۔ تو دیکھتے رہیے 92 نیوز۔